नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए इजी क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने मार्च के करंट अफेयर्स ख़त्म कर लिए थे। 2 पार्ट का वीडियो बना था वो। आज का जो वीडियो है उसमें हम फरवरी शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज का वीडियो और एक वीडियो और मिला के फरवरी हम ख़त्म कर लें और उसके बाद हम जनवरी की तरफ बढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के बारे में हमने इसके पहले वीडियोस में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए हम जो है वो इसमें बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक जो है उसको हम आज पहला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंडिया का डेवलप्ड टैग, ये आज का पहला टॉपिक है। ये अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड से संबंधित एक टॉपिक है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, जो कि अमेरिका के एक्सटर्नल ट्रेड से डील करता है। ये जो है वो एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को फॉलो करता है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसमें यूएसटीआर यूएस के साथ ट्रेड करने वाली कंट्रीज़ को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला है डेवलप्ड, फिर उसके बाद है लीस्ट डेवलप्ड और उसके बाद है डेवलपिंग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में था। डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में होने का फ़ायदा ये है कि इंडिया को या कोई भी कंट्री जो कि डेवलपिंग की श्रेणी में है, उसको यूएस में आइटम्स अपने एक्सपोर्ट करने पर बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड और टैरिफ से छूट मिल जाती है, टैक्स और टैरिफ से छूट मिल जाती है। इससे क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज़ को डेवलप करने का मौका मिलता है इकोनॉमिक सेंस में। अच्छा, इस सिस्टम को बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनाया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो अमीर कंट्रीज़ थी, रिच कंट्रीज़ थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम जो है वो ऐसा क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें कि गरीब कंट्रीज़ को ट्रेड करने में फ़ायदा हो सके, उनको जो है वो और बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, अब इसमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इंडिया लगभग 2000 प्रोडक्ट्स ऐसे यूएस में एक्सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया के डेवलपिंग टैग के कारण कई बहुत बड़े बड़े टैक्स और टैरिफ से बचा हुआ है। मतलब उसको उसमें छूट मिलती है, रियायत मिलती है। अब ये बदलाव क्यों आया? यूएस का कहना है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया और चाइना जैसे देशों में हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और अब ये दोनों देश इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर इनको इस तरह की छूट ना दी जाए तब भी इनकी सेहत पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या आपको लगता है कि ये क्लासिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन सही है? ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है। उसका कारण ये है कि भले ही इंडिया और चाइना ने जो है वो कुछ तरक्की की है इकोनॉमिक सेंस में, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो सोसाइटी का और इकोनॉमी का ऐसा है जहाँ पर हमको एक पुश की, एक धक्के की ज़रूरत है जिससे कि हम आगे जाते रहें। और इस तरह का टैरिफ से छूट और टैक्स से छूट वही उसी धक्के का काम करता है। लेकिन यूएस का ये निर्णय, जिसमें कि उसने इंडिया को डेवलपिंग श्रेणी से हटा के डेवलप्ड की श्रेणी में डाल दिया है, आगे जाके इसके जो परिणाम होंगे वो भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड है उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। बड़ा पोर्शन है, 2000 लगभग गुड्स इंडिया जो है वो ऐसे एक्सपोर्ट करता है जिसमें उसको छूट मिलती है। तो इतना बड़ा झटका इंडियन इकॉनमी को, इंडिया के ट्रेड को यूएस के साथ लगेगा तो इकॉनमी के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सरकार है इस समय वो देसी गायों के प्रति बहुत जागरूक है। देसी गायों के संरक्षण के लिए और उनके प्रोडक्ट्स के संरक्षण के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के और वैल्यू एडिशन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे जो है वो एक सरकार ने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सूत्रा पिक प्रोग्राम। सूत्रा पिक प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया है और इसकी जो फंडिंग है वो कई इंस्टीट्यूशंस द्वारा की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इसमें जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसके रिसर्च पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे। इसमें जो है वो सूत्रा पिक का फुल फॉर्म जान लेते हैं, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस। दोस्तों,
इसका जो इस प्रोग्राम का एम है, थीम है, उसका ये 5 पॉइंट्स में 5 थीम्स इसकी लिखी हुई हैं। तो मैं इसको छोटे में आपको बता देता हूँ कि जो देसी गाय हैं उनसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, मतलब कि कैसे वो दवाई और स्वास्थ्य में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कैसे वो खेती में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फूड और न्यूट्रिशन में उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो काऊ बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स हैं उन पर जो है वो रिसर्च करना इस स्कीम की जो है वो थीम है, 5 थीम है इसकी। दोस्तों इसमें जो है वो अभी 2017 में एक स्कीम आई थी, सीड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसका नाम था पंचगव्य। तो पंचगव्य में क्या था कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें कि दही, घी, दूध ये शामिल थे, साथ में गौमूत्र और एक आइटम और कोई था वो मैं भूल रहा हूँ, 5 हैं। तो गाय का मल, ये चीज़ें उसमें शामिल थी। तो इन पर जो है वो रिसर्च की जा रही थी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर रिसर्च की जा रही थी। तो इसमें भी जो है इस स्कीम में भी जो है वो दूध, दही और घी के ऊपर जो है वो रिसर्च की जानी है और देखा जाना है कि कैसे जो है वो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। इस पूरे स्कीम में बस इतना ही जानने लायक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट लेह के खुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से 31 जनवरी को उड़ा था। इस फ्लाइट की खासियत क्या थी? इसकी खासियत यह थी कि इसमें जो है वो इसके फ्यूल में 10% ब्लेंड ऑफ बायोजेट फ्यूल यूज़ किया गया था। बायोजेट फ्यूल इस्तेमाल होने का, इस मिक्सचर में बायोजेट फ्यूल इस्तेमाल करने का ये पहला एग्जांपल जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने दिया था। और इस उपलब्धि की चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री ने हमारे अपने जो उनका मंथली मन की बात होता है उस पर उन्होंने इसके बारे में बात की थी। अच्छा, बायोजेट फ्यूल क्या होता है दोस्तों? बायोजेट फ्यूल जो होता है वो नॉन एडिबल ट्री बोर्न ऑयल से बनता है। ट्री बोर्न ऑयल क्या होता है? ट्री बोर्न ऑयल वो उस तरह के तेल होते हैं जो कि एक पेड़ से निकलते हैं, जो कि एक पेड़ देता है हमें। और ये जो है जनरली क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो जनजातियाँ होती हैं जो कि जंगलों में रहती हैं, वो इसको कलेक्ट करती हैं। आप लोगों ने जत्रोफा का नाम सुना होगा। तो ये जो बायोजेट फ्यूल था जिसका 10% ब्लेंड यूज़ किया गया, वो जत्रोफा से बनाया गया था और ये जो है वो छत्तीसगढ़ से हमारी एयरफोर्स ने लिया था। अच्छा, दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेह से ये फ़्लाइट उड़ी थी। तो लेह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेह का जो टेरेन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन से फ़्लाइट उड़ाना और वो भी 10% ब्लेंड के साथ, 10% बायोजेट ब्लेंड के साथ, एक जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इससे जो है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या पता लगती है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो आगे भी नई एटेक्नोलॉजीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए अपने अंदर तैयार है। ये भी दिखाता है कि हमारे जो इंजन्स हैं वो इस कठिन परिस्थितियों में भी जो है वो बायोजेट फ्यूल और इस तरह के ब्लेंड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है। इसमें जानने लायक बस यही है कि बायोजेट फ्यूल क्या होता है, ट्री बोर्न ऑयल क्या होता है, जत्रोफा और लेह का जो है वो एयरपोर्ट जो कि कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट था। इस आर्टिकल में जानने के लिए बस इतना ही है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जो कि आपके सूअर और मैनहोल साफ़ करते हैं उसके अंदर घुस के, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें जहाँ पर सफोकेशन से, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐसे जो है वो मैनहोल्स में कई तरह की विषैली गैसें होती हैं जो कि अगर शरीर के अंदर चली जाती हैं, फेफड़ों के अंदर चली जाती हैं, तो आदमी की दम घुटने से मौत हो जाती है।
तो हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर कई सैनिटेशन वर्कर्स की मौत हो गई। इसको देखते हुए महाराष्ट्र ने जो है वो अपनी सारी जितनी भी सिविक बॉडीज़ थी उनको निर्देश दिया कि वो जो है इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट अपने क्षेत्र में बनाए। इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट जो है वो क्या काम करेंगी, वो जो है वो ऐसे ही वर्कर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। ऐसे ही वर्कर्स, ऐसे ही मैनहोल क्लीनर्स और सीवर क्लीनर्स, इनके लिए जो है वो काम करेंगी ताकि उनकी जो है वो सुरक्षा की जा सके। इसमें एक प्रोविज़न ये भी किया गया है कि अगर किसी सैनिटेशन वर्कर की मैनहोल में काम करते हुए मौत होती है तो उस पर तुरंत जो है वो इंक्वायरी का गठन भी जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट करेगी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम जो है वो हमको PEMSR एक्ट के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, ये 2013 में आया था। तो इसमें जो है वो मुख्य प्रोविज़न इसका क्या था? मुख्य प्रोविज़न इसका ये था कि दोस्तों इसने कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी सैनिटेशन वर्कर, मैनुअल स्कैवेंजर जिनको कहते हैं, उनको जो है वो अगर सेप्टिक टैंक या सीवर के अंदर या मैनहोल के अंदर जो है वो बिना सुरक्षात्मक जो गियर होता है, सुरक्षात्मक कपड़े होते हैं और उनके मास्क होते हैं, उनके बिना जो है अगर उनके अंदर भेजा जाएगा तो ऐसा करने वालों को के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। ऐसा करने वालों के लिए पहले 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का दंड था, और रिपीट ऑफेंडर्स मतलब इसी गलती को दोबारा दोहराने वालों के लिए 5 साल की सज़ा और 5 लाख का फ़ाइन का प्रोविज़न किया गया था। तो इस आर्टिकल में जानने के लिए दोस्तों इतना ही है। आइए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवेज़ जो है वो धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि उसकी जो ट्रेनें हैं उनको वो कॉरपोरेट मॉडल पर चलाए। कॉरपोरेट मॉडल पर चलाने का क्या मतलब है कि जो इंडियन रेलवेज़ का जो PSU है, IRCTC, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो IRCTC अभी तक जो है वो केटरिंग का मतलब ट्रेन में खाने पीने का, टिकट का, ये सारा काम देख रहा था। तो अब जो है वो इंडियन रेलवेज़ धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि ट्रेनों को चलाने के लिए IRCTC की ही जिम्मेदारी हो जाए, मतलब कि IRCTC अब ट्रेनों को चलाएं। अब कॉरपोरेट मॉडल जो है अभी तक 3 ट्रेनों में लिए गए हैं, काशी महाकाल एक्सप्रेस, और 2 तेजस ट्रेनें, एक दिल्ली से लखनऊ के लिए और एक जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के लिए। इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में जो है वो जब ट्रेन कॉरपोरेट मॉडल पर चलने लगेगी तो उसका किराया, खाना, ट्रेन में क्या सुविधाएं होंगी, साफ़ सफाई, कंप्लेंट्स मतलब जो समस्याएं हैं लोगों को उसका निराकरण और कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो IRCTC के ऊपर चली जाती हैं। ठीक है। इंडियन रेलवेज़ का इसमें क्या फ़ायदा होता है? इंडियन रेलवेज़ का ये फ़ायदा होता है कि इंडियन रेलवेज़ को ट्रेन चलाने का जो काम है उससे पूरी तरह से छुट्टी मिल जाती है, किसी भी तरह का निर्णय उसको नहीं लेना पड़ता, और उसको जो है फिक्स्ड अमाउंट एक जो है वो हर ट्रेन पे मिल जाता है, एक फ़िक्स किराया जो है उसको हर ट्रेन पे मिल जाता है। अच्छा, किस बेसिस पर अमाउंट मिलता है? 3 बेसिस इसमें किए गए हैं, एक हॉलेज है, एक लीज़ है और एक कस्टडी है। लीज़ और कस्टडी आप लोग समझ ही सकते हैं। हॉलेज क्या होता है? हॉलेज का मतलब होता है कि जो गुड्स जो है वो, जो सामग्री, रॉ मटेरियल्स वगैरह ट्रेन कैरी करती है, उस पर जो है वो जो किराया मिलता है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे तो तेजस ट्रेनों में जो है वो IRCTC 800 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हॉलेज चार्ज इंडियन रेलवेज़ को दे रही है। अच्छा, इन चार्जेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मतलब क्या क्या सुविधा IRCTC को मिलेगी? IRCTC जो है वो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उसका जो रेल लाइन है, सिग्नल है, ड्राइवर है, स्टाफ है, ये सारी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल में ला सकेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो IRCTC को सुविधाएं क्या मिल जाएंगी और उसके पास क्या पावर्स हो जाएंगी? IRCTC के जो है वो इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कि जो है वो सारी चीज़ों को नियंत्रण करेंगे, सारी चीज़ों का नियंत्रण करेंगे। अच्छा, IRCTC ने डिमांड की है कि जो भी इसको डिब्बे दिए जाएं वो नए दिए जाएं, वो उसको पुराने डिब्बे ना दिए जाएं, जो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो कोच की क्वालिटी होती है, जो डिब्बों की क्वालिटी होती है, उससे बिज़नेस पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जनता जो है वो अगर पैसा दे रही है तो वो चाहती है कि ट्रेन के अंदर जो सुविधाएं हैं, ट्रेन का जो डिब्बा है वो साफ़ सुथरा हो, ट्रेन के अंदर खाना अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीधे प्रभाव डालती हैं ट्रेन की फ़ायदे पर, ट्रेन कितना अच्छे से चल पा रही है, परफॉर्म कर पा रही है।
आईआरसीटीसी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए आईआरसीटीसी को रेलवे मिनिस्ट्री और उसकी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होगा। वो अपनी खुद जो है वो अपने बेसिक निर्णय वो खुद ले सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आईआरसीटीसी किसी ट्रेन को चलाती है तो वो ट्रेन कितनी जगह रुकेगी, किस रास्ते को फॉलो करेगी, वो जो है वो उसका निर्णय भी पूरी तरह से आईआरसीटीसी ही लेगा। इसका जो है वो मुख्य फ़ायदा भारतीय रेलवे के लिए क्या है? भारतीय रेलवे को ट्रेनों को चलाना पड़ता है, उसकी रख रखाव को देखना पड़ता है, स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर कॉरपोरेट मॉडल पर ट्रेनें चलने लगेंगी तो भारतीय रेल को इन चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। भारतीय रेल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो पीएसयू को दे देगी और वो पीएसयू जो है वो ट्रेनों को चलाएगी, उनको ऑपरेट करेगी, टिकट बांटेगी, सारी सुविधाएं देगी और इसके अंत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आईआरसीटीसी को रेलवेज़ को एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो भुगतान कर देगी, जिससे कि रेलवेज़ जो है वो बिना किसी झंझट में फंसे हुए रेलवे का प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। रेलवे को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि ट्रेन जो है वो फ़ायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है। रेलवे को जो है वो उसका फ़िक्स जो अमाउंट है वो मिलता ही रहेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों, हाल ही में अभी एक मुद्दा चर्चा में रहा था, वो था कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के जो रिटायर्ड लोग हैं, कर्मी हैं, उनको जो पेंशन दे रही है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता जा रहा है। यूनियन बजट 2020-21 में ये अमाउंट जो है वो लगभग 1,33,825 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मतलब कि अगर 2005 और 2006 से तुलना की जाए तो ये लगभग 10.5 गुना ज़्यादा हो गया। मतलब कि 2005 और 6 में जितना डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ को पेंशन दे रही थी, उसका 10.5 गुना ज़्यादा पेंशन अब दिया जा रहा है। अगर नंबर्स में बात करें तो जो ये 1,33,825 करोड़ है, 826 करोड़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल खर्चे का 4.4% है और भारत की कुल जीडीपी का 0.6% है। अच्छा, इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को कुल बजट में पैसा दिया जाता है उसका 28.4% जो है वो पेंशन में चला जाता है। तो इसका मतलब, इसमें और देखें तो इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री का टोटल खर्चा है, जिसमें कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है, वो जो है अब लगभग 15,291 करोड़ रुपए तक हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें समस्या क्यों हो रही है? जैसे जैसे पेंशन का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, तो जो आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो पैसा कायदे से होना चाहिए, जिसमें कि उनको नए बंदूकें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, वो उसका बड़ा पोर्शन जो है वो पेंशन देने में चला जा रहा है। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों दी जा रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, इस तरह की जो फोर्सेस हैं, वो उनमें रिटायरमेंट एज कम होती है। उसका कारण ये होता है कि आर्म्ड फोर्सेस को फ़िट लोगों की ज़रूरत होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी के अंदर जो है वो फिटनेस की कमी आती है, तो आर्म्ड फोर्सेस में रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है। रिटायरमेंट जल्दी होने का मतलब है कि किसी भी इंसान को लंबे समय तक पेंशन देनी पड़ती है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो अभी जो है वो लगभग 26 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन दी जा रही है और इसमें जो है वो 55,000 पेंशनर्स हर साल और जुड़ जाते हैं। दूसरा कारण एक और है कि 2015 में सरकार ने OROP मतलब वन रैंक वन पेंशन शुरू की थी, जिसका जो है वो कुल खर्चा आया था 8,600 करोड़ रुपए। ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद 7वां पे कमीशन जो है लागू हो गया। 7वें के पे कमीशन के लागू होने से भी जो है पेंशन के अमाउंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। अच्छा, अगर हम तुलनात्मक चर्चा करें तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या सिविल सेक्टर होता है जो सरकार का, और जो आर्म सेक्टर होता है, उनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर रेशियो की बात करें तो अगर मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो 1.7:1 का रेशियो है, कितने लोग पेंशन पा रहे हैं और कितने लोग एक्टिव सर्विस में हैं। और यही अगर जो है वो हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो ये रेशियो 0.56:1 का है। मतलब कि
हर एक आदमी पर 0.56 आदमी को पेंशन दी जा रही है यहाँ पर, और आर्म्ड फोर्सेस में यही जो है वो हर एक आदमी पर 1.7 लोगों को पेंशन दी जा रही है। अच्छा, इसके जो सल्यूशन जो है वो इसके समझाए जा रहे हैं वो ये हैं कि बोले जा रहे हैं वो ये हैं कि जो आर्मी की रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए। आर्मी की रिटायरमेंट एज बढ़ाने से जो है वो वही नुकसान होगा कि आर्मी को जो है वो आर्मी को और आर्म फोर्सेस को फ़िट लोगों की ज़रूरत है, तो रिटायरमेंट एज बढ़ने का मतलब है कि कम फिट लोग आर्मी में रहेंगे, जिससे कि नुकसान होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आर्म फोर्सेस की जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी जाएगी, जो आर्म फोर्सेस का रिक्रूटमेंट है वो कम हो जाएगा। लोग ऊपर से रिटायर होते हैं तभी जो है वो नीचे से और भर्ती होती है, तो अगर ऊपर से लोग जाएंगे ही नहीं तो नीचे से भर्ती का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये भी सिफारिश हुई थी कि आर्म फोर्सेस में जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको बाकी फोर्सेस में, बाकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस में रख लिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी यही समस्या आई कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने भी बोला कि हमको भी फिट लोगों की ज़रूरत है, हम ऐसे लोगों को क्यों दें जिनको रखें जिनको इंडियन आर्मी खुद नहीं रख रहा है। तो ये इस तरह के जो है वो कई सुझाव दिए गए, और उसके बाद जो है वो उसका अंततः कोई फल नहीं निकला, कोई निराकरण जो है इस समस्या का निकला नहीं। तो ये जो समस्या है ये धीरे धीरे बहुत बड़ी होती चली जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 1,33,825 करोड़ रुपए जो है वो लगभग डिफेंस पर्सनल की पेंशन में दिया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसको नज़रअंदाज करना जो है वो सरकार के लिए अब और संभव नहीं रह गया है। सरकार को ज़रूरत है कि इस पर जो है वो कोई ठोस कदम उठाए। इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है, आगे देखते हैं और क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक है वाई गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड अ ड्यूटी दैट पॉलिएस्टर मेकर्स पेड ऑन अ केमिकल। यहाँ पर अ ड्यूटी जो है वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और जो केमिकल की बात की जा रही है वो है प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड मतलब PTA। दोस्तों पॉलिएस्टर जैसा कि आप जानते हैं एक सिंथेटिक फाइबर होता है, तो उसको बनाने के लिए PTA की आवश्यकता होती है। PTA जो है उसमें एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 70 से 80% पॉलिएस्टर बनाने में PTA का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ही आवश्यक है पॉलिएस्टर इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में दोस्तों क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब से जो है वो PTA पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएगी। सरकार अभी तक PTA पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है ये सब आप जानते ही हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है, कोई बाहर की कंपनी कोई मटेरियल जो है वो किसी देश में एक्सपोर्ट करती है बहुत कम दामों पर, मतलब कि उस देश में कोई पर्टिकुलर जो है वो मान लीजिए 100 रुपये का वो उसका रेट चल रहा है, तो वो कंपनी जानबूझकर जो है वो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उसको 70 रुपये में इस कंट्री में बेच रही है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं जो कि वो उसको इंपोर्ट करते हैं, वो उसको ख़रीद के डंप कर लेते हैं। उससे जो है वो जो उस देश की कंपनियां हैं जो कि वही सेम मटेरियल बनाती हैं, उनका नुकसान होता है। और ये जो है जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि फ्री मार्केट, फ्री कंपटीशन के लिए ख़तरा है, तो इसको डंपिंग कहते हैं। सरकार इसी चीज़ को रोकने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो भाई यहाँ देखते हैं मामला क्या है। सरकार ने जो है वो भारत में जो पॉलिएस्टर बनता है उसके लिए जो PTA का इस्तेमाल होता है उसमें जो है वो 2 बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। एक है MCC PTA इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इन लोगों ने जो है वो सरकार से कंप्लेन की थी कि ये दोनों कंपनियां जो अकेले थी वो 50% लगभग PTA इंडिया का जो है वो बना रही थी, और इन्होंने कंप्लेन की थी सरकार से कुछ साल पहले कि डंपिंग की वजह से इनको नुकसान हो रहा है, लोकल इंडस्ट्रीज़ को मतलब भारत की इंडस्ट्रीज़ को इससे नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने उस समय ये डिसीजन ले लिया था कि ठीक है PTA पर जो है वो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे हुआ ये कि जो ड्यूटी लगाई गई उससे जो है वो पर 1000 किलो लगभग 27 से $160 तक जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था अभी तक लोगों को। और ये कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा था PTA? चाइना, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया और थाईलैंड से।
तो अब जो है वो जबकि एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने का निर्णय ले लिया गया है, तो इससे अंतर क्या पड़ेगा, पर 1000 किलो लगभग $30 का अंतर पड़ेगा इससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पीटीए को अगर अब इंपोर्ट करना होगा किसी कंपनी को, तो उसको जो है वो पहले के रेट से लगभग $30 तक कम देना होगा 1000 किलो पर, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है कि पीटीए क्या होता है। पीटीए एक जो है वो रॉ मटेरियल है जो कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में खासकर पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, और इस डिसीजन में क्या हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है येलो रस्ट डिजीज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है, इसने जो है अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा के जो गेहूं की फसल है उस पर येलो रस्ट डिजीज़ जो है वो पाई है। इसने बताया है कि यहाँ पे येलो रस्ट डिजीज़ है। येलो रस्ट होता क्या है? येलो रस्ट जो है दोस्तों, अगर आप कभी देखें एक गेहूं के पौधे को, प्लांट को, और उस पर आप अगर ध्यान दें और उस पर अगर येलो रस्ट डिजीज़ हुई है तो उस पर जो है वो पतली पतली लकीरों पे जो है वो येलो रंग की, पीले रंग की लकीरों पे ये पाउडर से बनी हुई लकीरें रहती हैं। तो और ये जो है वो, इसको अगर ये किसी के हाथ पे या किसी के कपड़ों पे लग जाए तो वो जो है वो छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटती है। तो ये पीले रंग का एक पाउडर होता है जो कि लीव्स पर पाया जाता है। और इसका असर क्या होता है दोस्तों, ये जैसा कि आप इसके बाद वाले पॉइंट में देखेंगे कि 5% से 30% तक ये जो है वो क्रॉप, जो फसल है गेहूं की, उसको जो है ये इफ़ेक्ट कर सकता है। मतलब आप जान सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बीमारी है गेहूं के खेतों के लिए, गेहूं के किसानों के लिए। अच्छा, इससे होता क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? इसमें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, लीव्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लीव्स जो अपना खाना बनाती हैं। तो अब इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि अगर लीव्स पर येलो रस्ट जमा हो जाता है, तो येलो रस्ट से जो है वो ग्रीन जो एरिया होता है लीफ का, जो हरा एरिया होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो लीफ का जो है वो पत्तियों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इसके बाद वाले पॉइंट में, नॉर्थ हिल जोन और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में जो है वो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको पनपने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है, एक जो है वो ठंडा मौसम अगर वहाँ पर हो, और वहाँ पे जो है हवा इसके लिए फेवरेबल हो, तो ये जो है बहुत आसानी से फैलता है और बहुत आसानी से आगे बढ़ता है। अच्छा, अब ये हम लोग जान रहे हैं कि येलो रस्ट डिजीज़ क्या होती है, तो हम थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें बढ़ के जान लेते हैं। HD3226 या पूसा यशस्वी, ये जो है वो एक गेहूं की नई वैरायटी है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने जो है वो इंट्रोड्यूस की है। इसमें जो है वो इसका फ़ायदा क्या है, ये जो है, अब जैसा कि हमने येलो रस्ट पढ़ा था, तो ये जो है रस्ट फंगाई जितने भी होते हैं, चाहे येलो हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे ब्लैक हो, ये इन सब से जो है वो लड़ने में, इन सब के प्रति इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो और बाकी गेहूं की वैरायटी से ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है कि येलो रस्ट डिजीज़ क्या होता है, पूसा यशस्वी क्या है, येलो रस्ट डिजीज़ के क्या नुकसान है, ये कैसे होता है। तो ये टॉपिक दोस्तों यही ख़त्म हो गया। आइए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो है कि IVRI रिलीजेज लाइव एटेन्यूएटेड क्लासिक स्वाइन फ्लू फीवर सेल कल्चर वैक्सीन। तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपके जानने के लिए हैं, वो पहले तो है कि IVRI क्या है। IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज़्ज़त नगर बरेली में जो है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो है वो इसको 1889 में अराउंड जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और ये लाइफ स्टॉक रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो है वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो इसी ने जो है हाल में अभी क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। अच्छा, स्वाइन फीवर क्या होता है? स्वाइन फीवर जो है वो सूअरों में होने वाली एक बीमारी है। स्वाइन मतलब सूअर होता है, तो सूअरों में होने वाली बीमारी है जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, और साल भर में इसका जो नुकसान होता है इस बीमारी से वो लगभग $4.299 बिलियन
रुपए का है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अभी तक कैसे इसका कंट्रोल कर रहा था? अगर ये वैक्सीन अभी जो है वो बनी है, तो इसके पहले कैसे जो है स्वाइन फीवर कंट्रोल किया जा रहा था? एक लैपिनाइज्ड वैक्सीन इसके लिए यूज़ की जा रही थी 1964 से ही। तो लैपिनाइज्ड वैक्सीन क्या होती है दोस्तों, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लेते हैं कि लैपिनाइज्ड वैक्सीन में जो है वो जो वायरस होता है उसको एक रैबिट मतलब कि खरगोश में इंजेक्ट किया जाता है और उसके माध्यम से उस वायरस में चेंज किया जाता है और फिर जो है वो जो चेंज्ड जो फॉर्म होता है उसको जो है वो वैक्सीन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये जो वैक्सीन होती है इसकी जो लाइफ होती है वो 2 से 3 महीने की होती है। मतलब कि अगर आप किसी सूअर को ये वैक्सीन लैपिनाइज्ड वैक्सीन लगा देते हैं तो 2 से 3 महीने वो जो है वो क्लासिकल स्वाइन फीवर से वो सेफ़ रहता है। अब चेंज क्या हुआ, ये खरगोशों की इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ रही थी और इसका जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो था वो बहुत कम था, तो उसको बचाने के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो शुरू की गई, बनाई गई IVRI द्वारा। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है दोस्तों? ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे कि कोई मान लीजिए वायरल बीमारी है, तो वो जो उस बीमारी के जो वायरस होते हैं उन वायरस को हार्मलेस किया जाता है। मतलब कि उनकी जो विरिलिटी होती है जिसको कहा जाता है उसको कम किया जाता है ताकि वो नुकसानदेह ना रह जाएं। वो ज़िंदा वायरस रहते हैं लेकिन उनकी जो उनका जो उनसे ख़तरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे वायरस को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, पेशेंट के अंदर डाला जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो उस वायरस के ख़िलाफ़ जो उसका इम्यून सिस्टम है वो काम करने लगता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं, जिससे कि जब सही में वो डिजीज़ उसके अंदर होती है तो एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता होता है कि हमको इस बीमारी से कैसे लड़ना है। ये वायरस जो है वो लाइव होता है लेकिन लगभग निष्क्रिय हो चुका रहता है, इसलिए जो है वो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसको बनाने में जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगता है। और उसके बाद जो है वो जैसा कि हमने देखा था कि जो लैपिनाइज्ड वैक्सीन थी उसका जो ड्यूरेशन था चलने का वो 2 से 3 या 6 महीने मैक्सिमम होता था, लेकिन ये जो वैक्सीन है इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2 साल तक चलेगा। मतलब एक बार अगर आपने वैक्सीन सूअर को लगा दी तो वो लगभग 2 साल तक उस पर काम करेगी। 2 साल तक उसको जो है वो फिर से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वैक्सीन को लगाने की। ठीक है, तो इससे जो इम्यूनिटी होती है वो लंबे समय तक चलती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है दोस्तों ये बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये जो है वो बहुत इसीलिए जो है ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है, पोटेंट है ये। ठीक है, तो इसमें बस जानने के लिए ये आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। द वैक्सीन हैज़ बीन टेस्टेड ऑन अराउंड 500 पिग्स एट मल्टीपल लोकेशंस। तो ये टेस्टेड भी है और IVRI की जो है वो एक अच्छी पहल, बड़ी पहल है, जिससे कि अभी तक जो खरगोशों की हत्या करनी पड़ रही थी वो नहीं होगी, इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, ये सस्ता रहेगा। तो ये जो है वो जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है उसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इलाज जो है वो साबित होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया। आइए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है आज का। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की जो है वो एक सब्सिडियरी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कोल इंडिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ये महारत्ना कंपनी है भारत सरकार की, और कोल माइनिंग और रिफाइनरी में जो है वो सबसे बड़ी कंपनी ये है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में सिचुएटेड है। तो कोल इंडिया की जो सब्सिडियरी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसने जो है एक नया अभी सारस के नाम से जो है वो सेंटर शुरू किया है। सारस का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। तो इसमें बहुत ऐसा कुछ जानने के लिए नहीं, इसमें मेन चीज़ ये है कि सारस करेगा क्या। सारस जो है वो कोल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और माइन सेफ्टी, इन फील्ड्स में जो है वो रिसर्च करेगा कि कैसे जो है वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कैसे जो है अपने ऑप्टिमम लेवल पे कंपनी परफॉर्म कर सकती है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कैसे जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, किस फील्ड में? कोल प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की और सेफ्टी इन माइंस, मतलब माइंस में सुरक्षा की, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकती है। तो इसी पे रिसर्च होगी। ये जो है रिसर्च जो है वो IIT BHU के साथ जो है वो की जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और जो है वो इसके लिए 60 मिलियन रुपए जो है वो अभी अभी से जो है वो लगा दिए गए हैं कि 60 मिलियन रुपए के खर्चे से ये सारस जो इनका सेंटर है वो शुरू हो रहा है। दोस्तों इसमें और कुछ जानने के लिए नहीं है। आइए अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है MCA सेक्रेटरी इनॉग्रेट्स स्पाइस प्लस वेब फोरम। तो MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने जो है वो स्पाइस प्लस शुरू किया है। तो ये जो है स्पाइस प्लस क्या है, इसके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी हम मतलब बहुत जल्दी से जान लेते हैं कि भारत में नया बिज़नेस शुरू करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ने जो है वो इसको शुरू किया है। ये 3 मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं? पहली मिनिस्ट्री है जैसा कि हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और तीसरा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो इन तीनों ने मिलकर जो है वो एक वेब फोरम शुरू किया है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी को नई इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसके जो है वो उसमें 10 सर्विसेज जो है वो जो ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि कंपनी का नाम क्या रखा जाना है, उसके अलावा भी जो है कई सारी सर्विसेज वो जो है एक ही जगह पर सबको मिल जाएंगी जिसको कंपनी शुरू करनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन फॉर EPFO एंड ESIC। EPFO मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन, और ESIC मतलब जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो है वो जानकारी इतनी ही है, इससे ज़्यादा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी जो है इसमें एक पार्टी है। तो बस इसमें यही जान लीजिए कि स्पाइस प्लस वेब फोरम है जो कि कंपनी स्टार्ट करना जो है वो देश में आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है एक वेब फोरम। अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं क्या है। एपियरी ऑन व्हील्स का जो है अगला टॉपिक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो MSME मिनिस्ट्री ने जो है वो एक नई पहल शुरू की है जिसको कहा जाता है एपियरी ऑन व्हील्स। दोस्तों एपियरी क्या होता है? एपियरी वो स्थान होता है जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस स्कीम को, इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है और ये जो इसका डिवाइस होता है, जो मतलब ऑन व्हील्स वाला जो सिस्टम है, उसको डिज़ाइन किया है KVIC ने। KVIC क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये जो है वो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका काम क्या होता है? खादी और इसके अलावा जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं इससे संबंधित प्लानिंग, इसका प्रमोशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, यही सब जो है इसका काम होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में काम करता है। हाल ही में अभी 2017 में शायद जो है वो KVIC ने एक हनी मिशन भी शुरू किया था, जिसमें जो है वो इसने ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया था और सुविधाएं प्रोवाइड करना शुरू किया था जो कि एपियरी का काम करना चाहते हैं, मतलब मधुमक्खी पालन का जो है वो काम करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, इसमें बस यही है कि इस सुविधा से जो बी कीपर्स हैं, जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, उनके लिए जो है वो जो बी बॉक्सेस होते हैं, मतलब जिनमें मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, जिनमें लाइव मधुमक्खियाँ रहती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जैसे कोई ट्रैक्टर है, उसके पीछे जैसे ट्रॉली होती है, उसी तरह से इसको भी जो है वो बांधा जा सकता है और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती हैं। तो इससे जो है वो बहुत बड़े चैलेंजेस जो होते हैं बी कीपर्स के सामने अपनी कॉलोनीज़ के रख रखाव के लिए और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उनके माइग्रेशन के लिए, ये जो है बहुत आसान हो जाता है ये चीज़ें। तो उसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए और एपियरी मतलब जो लोग मधुमक्खी पालन के काम में हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। अब देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों ऑनलाइन चैटबॉट आस्क दिशा जो है वो ये रेलवे का एक चैटबॉट था जिसको 2018 में शुरू किया गया था। चैटबॉट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के किसी सर्विस को लेने के लिए उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं या उसके कस्टमर केयर से टेक्स्ट में चैट करते हैं, तो पहले जो है वो इंसानों से आपकी बात नहीं होती, पहले कंप्यूटर से आपकी बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर से आपकी बात होती है। तो ये जो कंप्यूटर होता है जो कि आपसे बात करता है और कोशिश करता है कि आपकी समस्याएं सुलझाए, उसी को जो है वो चैटबॉट कहते हैं।
तो आस्क दिशा जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था। ये रेलवे का जो है वो एक चैटबॉट था, जो कि रेलवे के पैसेंजर्स की मदद करता था टिकटिंग और इसी से संबंधित सर्चेस के बारे में, जैसे कि टिकट कैंसिलेशन, रिफ़ंड, किराया क्या है, पीएनआर सर्च, ट्रेन रनिंग स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है वो आस्क दिशा से अगर आप बात करते थे तो वो आपको बताता था। आस्क दिशा से आप जो है वो वॉइस चैट भी कर सकते थे, मतलब आप फ़ोन करके भी बात कर सकते थे, और उससे टेक्स्ट चैट भी कर सकते थे, मतलब आप मैसेज करके उससे सवाल पूछते तो आपको मैसेज से ही जवाब दे सकता था। तो पहले जो ये 2018 में शुरू किया गया था तो वो सिर्फ इंग्लिश में शुरू किया गया था। तो अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है और भारत में जो है वो हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी जो है वो ये सुविधा पहुंचाने के लिए, इसको चैटबॉट को उन लोगों तक भी बढ़ाने के लिए, इसको जो है अब रेलवे ने हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि अब जो है वो लोग जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और वो हिंदी जानते हैं, वो अब जो है वो आस्क दिशा से बात करके ये अपनी सारी समस्याएं जो हैं वो टिकटिंग, टिकट कैंसिलेशन, रिफ़ंड, फेयर, ये सारी जितनी भी उनकी सवाल होते हैं, समस्याएं होती हैं, इनका निराकरण जो है वो कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वो है कि इंडिया रैंक्स 40 आउट ऑफ 53 कंट्रीज़ ऑन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर या GIPC, जो कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पार्ट है, उसके द्वारा जो है वो हर साल निकाला जाता है। इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करें तो इस बार जो है वो इंडिया को 40वां स्थान मिला है, और 2019 की जो रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया को 50 देशों के बीच में 36वां स्थान मिला था। अच्छा, इसमें इस इंडेक्स की बात करें तो GIPC जो होता है उसमें 5 जो है वो की इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके बेसिस पर जो है वो किसी कंट्री की रैंकिंग की जाती है। वो क्या क्या हैं? पेटेंट रिलेटेड राइट्स लिमिटेशंस, फिर कॉपीराइट्स, फिर ट्रेडमार्क, फिर उनका एनफोर्समेंट, और फिर मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये 5 की इंडिकेटर्स हैं जिनके हिसाब से उनकी जो है वो रैंकिंग की जाती है। अच्छा, इसमें आगे देखें सेकंड लास्ट पॉइंट में, तो इंडिया के जो स्कोर है वो इस बार 6.71% से इस बार बढ़ा है। ठीक है, और बस इसमें जानने के लिए और कुछ नहीं, इसमें बस आखिरी जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इंडिया के लिए जो है वो चैलेंजेस क्या क्या हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, ताकि वो रैंकिंग अपनी जो है और सुधार सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी पेटेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या कंडीशंस किसी को फुलफ़िल करनी होती हैं। तो इंडिया में बोला जाता है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पेटेंट एनफोर्समेंट अगला पॉइंट है। पेटेंट एनफोर्समेंट का मतलब हुआ कि अगर किसी को पेटेंट दिया गया तो उसके राइट्स किस मायने में जो है किस हद तक एनफोर्स किए जा रहे हैं। तो ग्लोबल जो रिपोर्ट्स हैं जनरली वो कहती हैं कि इंडिया में एनफोर्समेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की जाती है, पेटेंट अपोजिशन की बात की जा सकती है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे सिंगापुर ट्रीटी ऑफ लॉ ऑन ट्रेडमार्क्स और पेटेंट लॉ ट्रीटी। तो इन सब चीज़ों को रेटिफाई करना, इन दोनों ट्रीटीज़ को रेटिफाई करना, और ये बाकी सारी जो चीज़ें दी गई हैं, पेटेंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट, पेटेंट इन्फोर्समेंट, लाइसेंसिंग, अपोजिशन, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करके ही भारत जो है वो पेटेंट और ट्रेडमार्क की जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो रैंकिंग है उसमें अपना स्थान और सुधार सकता है, और बहुत ज़्यादा सुधार की भी गुंजाइश भारत में है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र टॉप्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स हिट बाय ग्लोबल मेडिकल डाटा लीक। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर में क्या है। तो दोस्तों ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेजिलियंस, ये जो है वो एक जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म है। तो इसने एक स्टडी की थी, इसने रिपोर्ट निकाली थी जिसमें इसने बताया था कि लगभग 120 मिलियन इंडियन पेशेंट्स की जो डिटेल्स हैं, उनसे संबंधित जो डेटा है, जो कि ऑनलाइन आर्काइव्स में हॉस्पिटल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है सेव किया गया है,
वो फ्रीली जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेजिलियंस के बारे में मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी फर्म है जर्मनी की। ये जो डेटा लीक हो रहा है ये किस तरह का है, ये इसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई और कई मामलों में पेशेंट्स की पिक्चर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेजिलियंस है, इसने इस हिसाब से कि मतलब किस कंट्री से कितना डेटा, मेडिकल डेटा लीक हुआ है, इस आधार पर कंट्रीज़ को, देशों को 3 भागों में विभाजित किया है, गुड, बैड और अगली। भारत को जो है वो इस रैंकिंग में अगली की श्रेणी में डाला गया है, मतलब भारत में जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, इसमें जो है वो इसमें भी महाराष्ट्र की जो रैंकिंग है, मतलब कि जो डेटा लीक हुआ है वो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा हुआ है और दूसरे नंबर पर जो है वो कर्नाटका से हुआ है। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या ये है कि अगर पेशेंट डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें कि उनकी फ़ोटो, उनके बारे में पर्सनल जानकारी, उनके सीटी स्कैन, एमआरआई, तो उससे जो है वो फ़र्ज़ी आइडेंटिटी लोगों की क्रिएट की जा सकती है और ये जो है वो आगे जाके आइडेंटिटी थेफ्ट और इन सब चीज़ों का जो है वो कारण, इस तरह के क्राइम्स का जो है वो कारण बन सकता है। अब इसका कारण क्या है, ये जो डेटा होता है ये ऑनलाइन जो है वो पब्लिक आर्काइव और कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसे कम्युनिकेशन सर्वर्स पर होता है जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम नहीं होता, मतलब जो कि बहुत सिक्योर नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये डेटा जो होता है, मेडिकल डेटा जो होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, वो लीक के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है और बहुत आसानी से जो है वो हैकर्स इसको जो है वो लीक कर सकते हैं, जो कि एक समस्या का कारण है और ज़रूरत है ऐसे कदम उठाने की ताकि इस तरह के जो है वो डेटा लीक्स ना हो और लोग, जो कि लोगों के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ रहें। इस समय आप जानते ही हैं कि डेटा लीक जो है वो साइबर क्राइम्स में जो है डेटा लीक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस दिशा में कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला देखते हैं दोस्तों, टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ लोकसभा या असेंबली कैंडिडेट्स। एक बहुत ही सराहनीय कदम में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो, उनको जो है वो अपने कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो पब्लिश करनी पड़ेगी चुनाव के पहले। अच्छा, इस न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले ये एक ग्राफ इसमें बना हुआ है, ज़रा उस पर भी नज़र डालते हैं कि ऐसा करने पे क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर क्यों देना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम कि अब ये एकदम लास्ट में जो टॉप हेडिंग है वाई दिस मूव, इसके अंदर में भी जो है वही चीज़ लिखी हुई है जो कि उस ग्राफ में थी कि 2004 के इलेक्शन में 24% लोग ऐसे थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। 2009 में ये 6% बढ़ के 30 हो गया, फिर 2014 में ये 34% हो गया और 2019 के चुनाव में, जो अभी रिसेंट चुनाव हुए थे, उसमें ये संख्या बढ़ के 43% हो गई। मतलब इस समय की जो लोकसभा है उसमें 43% एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो इस ट्रेंड को देखते हुए जो है तो सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा कि हर पार्टी को, चाहे वो स्टेट की पार्टी हो चाहे वो सेंटर की पार्टी हो, उसको जो है वो अपने कैंडिडेट्स की हिस्ट्री जो है, क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करनी पड़ेगी। इस ऑर्डर की डिटेल में ज़रा जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है वो कंप्लायंस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करनी है 72 घंटे के भीतर, नहीं तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाएगा। मतलब इस ऑर्डर के 72 घंटे के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंप्लायंस रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी है। अच्छा, जो कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी लोकल और साथ ही किसी नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना, प्रिंट कराना है और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया के जो हैंडल्स होते हैं उन पर भी जो है इस चीज़ को देना है। अच्छा, ये इसके लिए टाइमलाइन जो दी गई है वो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको जो है या तो कैंडिडेट के सिलेक्शन के 48 घंटे के भीतर
जारी करना है सारी जानकारी को, या तो लेस देन 2 वीक्स बिफोर द फर्स्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, मतलब कि नॉमिनेशन भरने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले जो है वो ये सारी जानकारी पब्लिश करनी है। इन दोनों में से जो भी कम जो अवधि कम हो उसी अवधि में ये जो है वो जानकारी सारी जारी करनी है। और आखिरी पॉइंट जैसा लिखा है कि हमने पहले बात की कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट पार्टीज़ दोनों पर जो है ये अप्लाई होता है, नेशनल पार्टीज़ और जो स्टेट लेवल पार्टीज़ होती हैं। तो इसमें यही जानने लायक यही चीज़ें हैं। इसमें हमको ये ट्रेंड जानने की ज़रूरत है कि 2004 में 24% था और वही चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई 2019 में 43% हो गई। और फिर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कि 48 घंटे या नॉमिनेशन फाइलिंग के 2 हफ्ते पहले ये जानकारी हमको जो है वो कहाँ कहाँ पब्लिश करनी है, लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया हैंडल्स में। तो दोस्तों उसमें जो है वो जानने की यही ज़रूरत है। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो दिया गया है, उसमें पार्टीज़ को ये एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट के क्रिमिनल हिस्ट्री होते हुए भी ऐसी क्या क्वालिफ़िकेशन इस कैंडिडेट के अंदर थी कि पार्टी ने डिसाइड किया कि इस कैंडिडेट को हम खड़ा करेंगे। मतलब कि कोई कैंडिडेट है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने इस कैंडिडेट को क्यों जो है वो खड़ा किया। अच्छा, इसके अलावा जो डिटेल्स ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको देंगी, उनमें बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, सारी डिटेल शामिल हैं, जिसमें कि उस कैंडिडेट ने क्या ऑफेंस किया था, मतलब क्या क्राइम किया था, उनके खिलाफ़ जो चार्जेस हुए, किस कोर्ट में मामला चल रहा है, केस नंबर क्या चल रहा है, उस केस का स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में दी जानी है। तो दोस्तों ये इस टॉपिक में पूरा इसके अंदर में दिया हुआ है। तो इसके अलावा इसमें जानने के लिए कुछ खास है नहीं। ये बस इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो है बहुत ही सराहनीय मूव है, जिससे कि अगर ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होता है तो आगे जाके हमारे इलेक्शंस में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो इसमें इतना ही है। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक हमारा। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक हमारा है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पहले जान लेते हैं। अगर बहुत सरल भाषा में मैं बताऊं तो ऐसा कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जिससे कि लोगों में इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज किया जाता हो और उसके द्वारा उन्हें माँ या बाप बनने में उनकी सहायता की जाती हो, ऐसे किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका बहुत ही सरल एग्जांपल अगर देखें तो IVF हम सब लोगों ने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक होता है स्पर्म इंजेक्शन। इस तरह के जो प्रोसीजर होते हैं उन्हीं को जो है वो एक साथ मिला के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर बिल की बात करें तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को जो है अप्रूवल दिया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को उन्होंने अप्रूवल दे दिया। ये बिल करता क्या है? ये बिल जो है वो एक नेशनल बोर्ड फॉर्म करेगा जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और उसमें इन्वॉल्व मेडिकल प्रोसीजर से संबंधित रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। दूसरे पॉइंट में देखें तो वो लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और ऐसे क्लिनिक्स के एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो है वो एक गाइडलाइन सेट करेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जिसके अंतर्गत उनको काम करना होगा। बिल ने प्रोविज़न किया है कि बिल के पास होने के 3 महीने के भीतर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ इन दोनों को स्टेट अथॉरिटी और स्टेट बोर्ड बनाने होंगे, जिनका की काम होगा कि वो नेशनल बोर्ड जो है उसकी सहायता करें, स्टेट की जानकारी नेशनल लेवल तक पहुंचाएं, ताकि जो रूल्स और रेगुलेशन बने वो पूरे भारत के लिए समान रूप से कारगर साबित हो सकें। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस केस में ये होता है कि जो लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो चाहते हैं कि हम जो है वो हमारा नाम पब्लिक में ना आए, मतलब कि हम अज्ञात रहें और हमारा काम भी हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बिल ने एनोनिमिटी का या मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का भी एक जो है वो प्रोविज़न किया हुआ है, और बच्चे के जो राइट हैं उनका भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। इस बिल के अंतर्गत जो है वो सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। सज़ा किस लिए दी जाती है हम नीचे देखेंगे तो जैसे हम लोग जो है वो 1994 के प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट के बारे में जानते होंगे।
PCPNDT एक्ट जिसको कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसमें जो है वो सेक्स सिलेक्शन पर जो है वो रोक लगाई गई थी और उसको जो है वो दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। तो सेक्स सिलेक्शन यहाँ पर भी जो है अपराध है। सेक्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, कि जन्म के पहले ही शिशु का लिंग जानना और अपने मन का लिंग, मतलब अगर शिशु का लिंग जो है वो आपके पसंद का नहीं है, कि अगर आप जो है वो लड़का चाहते थे और वो शिशु जो आपका है वो लड़की है, तो आप जो है वो अबॉर्शन करा दें, तो ये सेक्स सिलेक्शन का प्रोसेस इसको कहते हैं। तो ये जो है इसकी सज़ा दी जाती है। ह्यूमन एम्ब्रियोज़ की जो है ख़रीद फ़रोख्त भी होती है, तो उसकी भी सज़ा, उसके लिए भी सज़ा इसमें निर्धारित है। इस तरह के जो रैकेट लोग चलाते हैं, फ्रॉड चलाते हैं, या कॉमर्शियल सरोगेसी भी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो फ्रॉड के केसेस उसमें देखे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है वो पनिशमेंट का प्रोविज़न भी किया गया है। इस बिल की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत में जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो उसका प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत जो है वो मेडिकल टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब है, और वो उस मेडिकल टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करता है। मतलब कि विदेशों से बहुत सारे लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने के लिए भारत आते हैं। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि जब इसका दायरा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो इससे संबंधित कई कानूनी, एथिकल या सोशल इश्यूज़ भी खड़े ही हो रहे हैं। तो उनका निराकरण, उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस बिल की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। अगला टॉपिक हमारा है व्हेन टू कॉल इन द आर्मी। देखिए दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि जब हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में, देश में कहीं पर भी किसी भी एरिया में अगर जो है वो दंगे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पहले जो है वो वहाँ की जो सिविल पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, वो भीड़ का नियंत्रण करने की कोशिश करती है। उसमें जो है वो लोगों को अरेस्ट करती है, उनके ऊपर बल प्रयोग करती है हल्का, और जिसके बाद जो है वो भीड़ नियंत्रण में आ जाती है जनरली। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि ये करने के बाद भी भीड़ नियंत्रण में नहीं आती है, तो उस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जाता है, मतलब सशस्त्र बलों को बुलाया जाता है। तो इसके पीछे प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, वो हम जानेंगे। देखिए CRPC का चैप्टर 10 जो है उसमें जो है उसका टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। मतलब कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने से संबंधित जो है ये चैप्टर 10 है CRPC का। इसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया हुआ है कि कैसे जो है वो आर्मी को बुलाया जाना है। इसका पहला जो प्रोविज़न है सेक्शन 129, वो डील करता है कि कैसे सिविल पुलिस या सिविल फोर्सेस जो है वो उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बल का इस्तेमाल कर सकती हैं, या उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। सेक्शन 130 जो है वो उस स्थिति से संबंधित है जबकि सिविल फोर्सेस इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ रहती हैं। सेक्शन 130 कहता है कि जब सिविल फोर्स भीड़ का नियंत्रण नहीं कर पाती है तो उस क्षेत्र का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक का कोई अधिकारी जनता के जान और माल के पर खतरे को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर इन कमांड को ये कह सकता है कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस लेकर आइए और यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाइए। आर्म्ड फोर्सेस आके लोगों को वहाँ पर अरेस्ट कर सकती हैं या हल्का बल प्रयोग कर सकती हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर इन कमांड है, ये पूरी तरह से उसके ऊपर है कि जब वो आए स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तो वो जो कदम उठाता है उसका निर्णय पूरी तरह से उसी को, ऑफिसर इन कमांड को ही लेना होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस सेक्शन में ये कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस जब आएँ तो वो कम से कम बल का उपयोग करें और लोगों के जान और माल को कम से कम खतरा हो, कम से कम चोट पहुँचे, कम से कम हानि पहुँचे। कुछ प्रोविज़न इसमें जो है जानने लायक और भी हैं, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक का ऑफिसर है जो कि ऐसा निर्णय लेने में सक्षम है, लेने के लिए जिसको अथॉरिटी दी गई है, वो अगर संपर्क में लोगों के नहीं है या वो उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, तो सेक्शन 131 ये कहता है कि कोई भी कमिश्नर या गेस्टेड ऑफिसर
ये निर्णय ले सकता है कि अब यहाँ पर आर्म फोर्सेस को बुलाने की ज़रूरत है, और वो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह ऑफिसर इन कमांड को, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर इन कमांड को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप आके यहाँ स्थिति को नियंत्रण में करिए। हाँ, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रैंक का अधिकारी जिसके पास ये अधिकार था वो वापस आ जाता है या उससे संपर्क स्थापित हो जाता है, तो उसकी राय और उसकी सहमति लेना इस मामले में आवश्यक हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 132 जो है वो इसमें प्रोवाइड करता है कि आर्म फोर्सेस ने इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी कार्य किए उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसा करने में जान या माल का नुकसान होता है तो आर्म फोर्सेस को दोषी इसके लिए नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन है वो ये कहता है कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जहाँ पर आर्म फोर्सेस को स्थिति को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रित करने के लिए बुलाया जाना है, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो या तो राइटिंग में या टेलीग्राम के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। ये जो है वो मौखिक नहीं हो सकता कि आप जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मौखिक रूप से ऑफिसर इन कमांड को कह दिया कि आप आ जाइए और वो चला आएगा। इसका जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, और ऐसा होने पर आर्म फोर्सेस जो है वो इमीडिएटली, मतलब त्वरित रूप से तुरंत वहाँ पर जो है वो पहुँचेंगी। हमने पहले भी देखा था कि जो फोर्स की कंपोजिशन और स्ट्रेंथ होगी, क्या हथियार यूज़ किए जाएंगे, कितना बल प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आर्म फोर्सेस और उसके ऑफिसर इन कमांड पर। तो इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस रॉय कमेटी इस्टेब्लिश की थी। जस्टिस रॉय कमेटी इस्टेब्लिश करने के पीछे जो है वो कारण ये था कि प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। मतलब कि जेलों में किस तरह के रिफॉर्म हो, वहाँ पर जो ओवर क्राउडिंग है, मतलब बहुत ढेर सारे प्रिजनर्स जो है वो एक जेल में रह रहे हैं, वहाँ पर उतने लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। उसके अलावा पैरोल से संबंधित भी जो है वो जो समस्याएं हैं उन पे विचार विमर्श करने के लिए, उनसे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के लिए जस्टिस रॉय कमेटी 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। इस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में दी। इसके और मेंबर्स कौन थे ये भी हम जान लेते हैं। इसके एक मेंबर तो सबसे पहले जस्टिस रॉय थे, उसके बाद जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थे, उसके बाद डीजी प्रिजन्स तिहाड़ जेल, ये इतने इसमें मेंबर्स थे। इन लोगों ने जो पहला निर्णय लिया वो ये लिया कि कोई भी कैदी जब पहले हफ्ते जेल में जाता है, वो पूरा पहला हफ्ता जो होता है वहाँ पर रोज़ उसको एक फ्री फ़ोन कॉल दी जानी चाहिए अपने घर के लिए, ताकि वो जेल में धीरे धीरे करके एडजस्ट हो सके। मतलब कि जब कोई आदमी जेल में जाएगा तो शुरू के 7 दिन हर एक दिन उसको जो है वो एक फ्री कॉल दी जाएगी अपने घर पे बात करने के लिए। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है वो क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है वो है कि मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट ने बोला है कि जो कुकिंग फैसिलिटी या फूड जो किचन में प्रिपेयर हो रहा है जेलों में, वो बहुत ही प्रिमिटिव और लेबोरियस है। तो इसमें क्या है कि बहुत ही ख़राब तरीक़ों से, बहुत ही पुरातन तरीक़ों से जो है वो खाना जो है वो देश के जेल की किचनों में बनाया जा रहा है। वो बहुत ही अनहाइजीनिक है और वो कैदियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। रिपोर्ट ने ये भी एक रिकमेंडेशन किया कि हर 30 कैदी पर कम से कम एक वकील जो है वो मौजूद होना चाहिए, हर 30 कैदी पर एक वकील। इसके बाद जो जेलों में ओवर क्राउडिंग की समस्या है उसके निराकरण के रूप में कमेटी ने सुझाया कि स्पीडी ट्रायल, मतलब कि जो मामले हैं उनका निराकरण जल्दी से त्वरित रूप से किया जाना चाहिए। तो अगर मामले जल्दी सॉल्व होंगे तो जो ओवर क्राउडिंग की समस्या है वो हट जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग जो कि जेल में बंद हैं, जिनको जेल में नहीं होना चाहिए, वो मामलों के तेज़ी से निराकरण के चलते वहाँ से बाहर निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 30 से 40% वैकेंसीज़ हैं जो कि प्रिजन डिपार्टमेंट में इस समय मौजूद हैं। तो इन वैकेंसीज़ को भी फिल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो जेलों का मैनेजमेंट है वो भी बड़ी आसानी से हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसमें यह भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल किया जाए। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है
कि अगर कोई कैदी जो है वो उसको बार बार जेल ले जाया जा रहा है, या उसको बार बार जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा है, कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा को खतरा है। फिर जेल के रिसोर्सेज को भी जो है वो नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। कोई कैदी जो है वो कहीं 300 किलोमीटर दूर जेल में बंद है और उसका कोर्ट जो है वहाँ से 300 किलोमीटर है, तो वहाँ पे लाना ले जाना बहुत ही जो है वो एक जो है थका देने वाला प्रोसेस है। तो इसको सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जो है वो सुझाव दिया गया है। तो जस्टिस रॉय कमेटी की ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, खाने से संबंधित, ओवर क्राउडिंग से संबंधित, पैरोल से संबंधित, वैकेंसीज से संबंधित, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। ये टॉपिक यहाँ पर इतना ही है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अगला टॉपिक, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, व्हेन कैन अ जज ऑप्ट आउट ऑफ अ केस। तो आप ये कई मामले आपने हाल ही में देखे होंगे कि कोई केस किसी जज के सामने गया और उस जज ने उस केस से अपने आप को बाहर कर लिया। उसके लिए जो टर्म है वो है रिक्यूज़ करना, मतलब कि अपने आप को उस केस से हटा लेना। जो सबसे रीसेंट मामला आया वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मोहन एम शांता गौदार। इन्होंने जो है वो सारा अब्दुल्ला पायलट ने एक पिटीशन फाइल किया था, तो उसी केस में वो केस इनके सामने आया था, तो इन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस केस में नहीं रहूँगा। इस केस के बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हमको बस ये जानना है कि जो रिक्यूज़ल है, मतलब कि जज अपने आप को केस से कब हटा सकते हैं। देखिए, कोई फिक्स्ड रूल ऐसे नहीं दिए गए हैं जहाँ पर जज अपने आप को, जिसके हिसाब से जज अपने आप को किसी केस से हटाए। ये पूरी तरह से जो है वो जज के डिस्क्रिशन पर है, ये पूरी तरह से जज का निर्णय होता है कि वो कब किस केस से अपने आप को हटाता है। जनरली जो इसमें प्रोसेस है वो ये है कि अगर कोई जज है और उसका जो है वो किसी केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो पहले उस दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी से संबंधित रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है जनरली जज को अपने आप को केस से हटा लेना चाहिए। इसमें जो है वो एक प्रोविज़न ये भी है कि जो जज होता है उसको अपने आप को हटाने के लिए जो रीज़न है वो देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कोई जज है, कोई केस उसके सामने आया, तो उसने लोगों से उसने जो है वो लॉयर्स से या उसने बेंच में जो है कन्वे कर दिया कि मैं इस केस में नहीं बैठूंगा, मैं अपने आप को इस केस से रिक्यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसको जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो कोई वैलिड रीज़न प्रोवाइड करे कि वो क्यों अपने आप को उस केस से रिक्यूज़ कर रहा है। उसका जो है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, प्रायर एसोसिएशन जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था वो भी हो सकता है, लेकिन उसको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई जज अपने आप को उस केस से रिक्यूज़ कर लेता है तो वो केस जो है वो वापस से फ्रेश बेंच को दिया जाता है, जो कि चीफ जस्टिस जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो किस बेंच को दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो क्या जजेस को रीज़न देना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, तो इस पे जो है वो कई अलग अलग तरह की ओपिनियंस आई थी। इसमें जो है वो जस्टिस क्यूरियन जोसेफ ने जो है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जजमेंट 2015 में कहा था कि जजेस को जो है वो कारण देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जज की, कि मतलब उसको बताना पड़ेगा कि हम भैया क्यों अपने आप को इस केस से बाहर कर रहे हैं। इसी मामले में जस्टिस मदन लोकुर ने जो है वो इस बात से सहमति जताई थी कि ऐसा जो है होना चाहिए। अच्छा, राजन गोगोई, एक मामला दूसरा जो सामने आया था उसमें यह था कि राजन गोगोई के सामने एक केस आया था जहां पर जो है वो उनको पार्टीज़ ने, जो उसमें दोनों पार्टीज़ थी उनमें से एक ने कहा था कि आप अपने आप को इस केस से रिक्यूज़ कर लीजिए क्योंकि आपका इस मामले से प्रायर एसोसिएशन है। तो उस मामले पे जस्टिस गोगोई ने कहा था कि कोई भी लिटिगेंट जो है वो जज को सलाह नहीं दे सकता है कि आप जो है वो इस केस में रहें कि ना रहें। तो दोस्तों इस टॉपिक में जानने के लिए बस इतना ही है कि जजेस जब अपने आप को रिक्यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई रूल नहीं दिया गया हुआ है, वो पूरी तरह से जज के डिस्क्रिशन पर है, और अभी जो है वो जज को उसके लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों अपने आप को इस केस से हटा रहा है। तो इस टॉपिक में दोस्तों जानने के लिए इतना ही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो हैप्पीनेस क्लास के बारे में है। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर एक जो है वो हैप्पीनेस क्लास भी चलाई जाती है। ये 2018 से जो है वो ये सिस्टम शुरू किया गया था, करिकुलम में जो है वो
सिलेबस में हैप्पीनेस क्लास का भी प्रोविज़न जोड़ा गया था। ये न्यूज़ में क्यों है? अभी जो है वो मेलानिया ट्रंप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की फ़र्स्ट लेडी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं, वो दिल्ली आई थी और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में वो गई थी और वहाँ पर उन्होंने हैप्पीनेस क्लास भी अटेंड की थी। तो इसलिए जो है वो हाल ही में ये चर्चा में रहा था। अब आइए जानते हैं ये हैप्पीनेस क्लास एक्चुअली में है क्या। 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 133 थी 155 देशों में। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये ज़रूरत महसूस की कि नॉर्मल जो शिक्षा होती है, जहाँ पर बच्चों को मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की जानकारी दी जाती है, इसके साथ साथ बच्चों में वेलबींग और हैप्पीनेस की भी जो है वो उनको जानकारी, वेलबींग और हैप्पीनेस भी उनके अंदर कल्टीवेट की जानी चाहिए, उसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए स्कूल के द्वारा। इस करिकुलम के पीछे का जो की मान्यता है वो ये है कि जो प्रेजेंट समय चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, जो सोसाइटी का जैसा माहौल है, उसमें सिर्फ ज्ञान से ही सब कुछ नहीं हो सकता। उसमें इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती हो, किसी मुश्किल घड़ी में वो किस तरह से बिहेव करे ये उसको पता हो, ये सारी चीज़ें उसको होंगी, वो सेल्फ अवेयर होगा, तो जो है वो कहीं जाके वो इस सोसाइटी में सरवाइव कर पाएगा, वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ जो है वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेगा तो उसके लिए आगे चल के सोसाइटी में, जो कि धीरे धीरे बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, उसके लिए ऐसी सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब को देखते हुए हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, आइए अब जानते हैं कि इस करिकुलम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो करिकुलम है ये छोटे मतलब नर्सरी के बच्चों से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है वो 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में जो है वो नर्सरी और केजी के बच्चे हैं, जिनकी हफ्ते में 2 बार क्लास होती हैं, 45 मिनट की एक क्लास होती है। और इसमें जो है वो माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, मतलब दिमाग को स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज में वो इन्वॉल्व करते हैं। इसमें योग भी इंक्लूडेड होता है, मतलब योगा की क्लासेस होती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें जो दूसरा ग्रुप है वो उसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे हैं। इसमें जो है वो क्या होता है कि चीज़ें वही रिपीट होती हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अलावा जो है वो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब अपनी बातों को रखना, मुद्दों पर अपने विचार रखना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आई दोस्तों और लेते हैं। इस करिकुलम से, जैसा कि कहा जा रहा है, तो इससे लोग जो है वो माइंडफुल और अटेंटिव होते हैं, मतलब लोगों को अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, मतलब कि वो चीज़ों को सुनते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। उसके बाद बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जैसा कि हमने देखा कि जो तीसरा ग्रुप है उसमें जो है वो मुद्दों पर, बातों पर अपने विचार रखना लोगों के सामने, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे जो है बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर सोशल और इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं, ताकि जो है वो तनाव से और इस तरह की स्थितियों से जो है वो कोप कर सकें। उनको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उससे वो कोप कर सकें, उससे वो निपट सकें, निपटारा कर सकें उसका। और उनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं ऐसा होने से। इसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कॉन्फिडेंट हो जाती है और बहुत ही शांत उनकी पर्सनैलिटी हो जाती है। आप ये सब जानते ही होंगे कि कोई जो है वो अगर रोज़ एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, चीज़ों के बारे में धैर्य से सोचता है, उसके अंदर सुनने की क्षमता है, तो बहुत ही शांत और बहुत ही प्लेजेंट उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हैं। इसमें जो है वो एक बड़ी चीज़ ये है कि ये जो करिकुलम इंक्लूड किया गया है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने साल भर इसकी क्लास की तो साल के अंत में आपको इसका कोई एग्ज़ाम देना है, और इसके लिए कोई नंबर भी नहीं मिलते। ये बस जो है वो इसके पढ़ाने का कारण ये है कि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले तो उसके अंदर वो सारी स्किल्स हों जिससे कि वो समाज से अच्छे से डील कर सके, अपनी जो उसका स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उसको आसानी से मैनेज करके अपना जो है वो अपना जो डेवलपमेंट है उसमें अपना डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर सके, अपने जीवन में आगे जा सके।
तो हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में जानने की, इतना ही जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या क्या है, ये क्यों शुरू किया गया था, इसके अलावा कुछ है नहीं। दोस्तों आज का वीडियो लगभग 1.25 घंटे से ऊपर का हो गया है। तो अब जो है वो फरवरी का जो बाकी का पार्ट है लगभग 1 घंटे का और होगा, उसको हम जो है वो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोग ये जो है इस पार्ट को रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि जो है वो अगला वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।